हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। तो 1935 जो भारत शासन अधिनियम है 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक मतलब परिसंघीय व्यवस्था स्थापित की गई और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके इससे पहले जिस अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा, तो उसमें द्वैत शासन लागू किया गया था और इस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम में इस अधिनियम में उस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। तो इसमें हम संघीय परिसंघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को देख लेते हैं। तो परिसंघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। तो परिसंघीय व्यवस्था जो इस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, इसमें विभिन्न राज्य जो होते हैं वो समान उद्देश्यों के लिए सबका उद्देश्य एक ही रहता है, उसकी पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं और इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी जो शक्तियां होती हैं केंद्र की सीमाएं होती हैं। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने का प्रथम कोशिश जो किया गया वो भारत सरकार अधिनियम, इसे हम भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, 1935 के माध्यम से ये की गई थी और इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। तो राज्य और रियासतों को एक इकाई समझा गया और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों ने एक परिसंघीय संविधान का प्रारूप निर्धारित कर दिया था जो निम्नलिखित है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रावधान क्या है किसी भी अधिनियम का, तो उसे जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्रावधान क्या है वो जानेंगे। तो इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया था। तो इसमें दो स्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया और सबसे पहला था प्रांतीय स्तर और दूसरा था केंद्र स्तर। इनके कार्यों के निष्पादन एवं इन्हें सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया। तो इनके जो ये केंद्र और प्रांतीय में बटा हुआ था, विभाजित किया गया था द्विस्तरीय सरकार, तो इनके कार्यों के निष्पादन एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया जिसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ तथा हस्तांतरित एवं संरक्षित विषयों का समावेश किया गया। तो इनके कार्यों को सुविधाजनक बांटने के लिए एक लिखित संविधान का निर्माण किया जाता है जिसमें 321 अनुच्छेद रहते हैं और 10 अनुसूचियाँ तथा हस्तांतरित एवं संरक्षित विषयों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो सबसे पहला राज्य सूची जो आता है उसमें 54, केंद्र सूची में 59 और समवर्ती सूची में 36। इस तरह इनके शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान विधि बनाने का दायित्व एवं उसको लागू करने का अधिकार दिया गया। तो प्रांतों को स्वायत्तता और पृथक पहचान बनाने का
पृथक विधि बनाने का दायित्व और उसको लागू करने का भी अधिकार दे दिया जाता है। प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। तो प्रांतीय विषय जितने भी थे उसका संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। जो मंत्री के द्वारा इनका संचालन किया जाता था वो किसके अंदर काम करते थे? मुख्यमंत्री के अंदर में काम करते थे और उनके अधीन कार्य करते थे तथा विधानमंडल के प्रति वो जवाबदेह थे। तो जो मंत्रियां थे वो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे और विधानमंडल में भी उन्हें ही जवाब देना होता था। इसके द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की भी स्थापना की जाती है। 1935 के अधिनियम के प्रस्तावित संघ में रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। अब इस अधिनियम में जो प्रस्तावित संघ था उसमें रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था, मतलब उन्हें ऑप्शंस दिया गया था कि वो सम्मिलित हो भी सकते हैं और नहीं भी। संघ के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक था कि रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाले रियासतों को शामिल किया गया। तो संघ के अस्तित्व में आने के लिए ये आवश्यक माना गया कि रियासती प्रतिनिधि जितने भी थे वो न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाले रियासतों को शामिल करना था। 1935 के अधिनियम के निम्न प्रावधान संघीय भावना के विपरीत थे और कुछ अधिनियम ऐसे थे, कुछ प्रावधान ऐसे थे जो इनके विरुद्ध थे या फिर इनके भावना के विपरीत थे। तो उन प्रावधानों को हम देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु होता था, मतलब गवर्नर जनरल जो था केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु था, ठीक है, जो परिसंघीय व्यवस्था के भिन्न था। वो उसके अपोजिट था, परिसंघीय व्यवस्था जो थी उसके भिन्न था, उससे अलग था। उसे अनुदान मांगों में कटौती करने, विधानमंडल द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक के अनुमोदन, विभिन्न विषयों पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त था? वो अनुदान मांगों में कटौती कर सकता था, विधानमंडल द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक के अनुमोदन कर सकता था और विभिन्न विषयों पर रोक लगाने का भी उसे अधिकार प्राप्त था। इससे अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई। जो इसका वास्तविक जो इसका उद्देश्य था उसमें इसी प्रावधान के वजह से कई रुकावटें आती हैं और इसमें संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो इसमें जो संघीय न्यायपालिका बनाई गई थी उसके ऊपर एक प्रिवी काउंसिल थी जहां पर अपील की जा सकती थी, जो परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत था। तो ये परिसंघीय व्यवस्था के बिल्कुल ही विपरीत था, बिल्कुल ही अलग था कि एक संघीय न्यायपालिका के रहने के बावजूद प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ये जो परिसंघीय व्यवस्था की जा रही थी वो इससे बिल्कुल ही अलग था और बहुत ही विपरीत भिन्न था। इस अधिनियम के द्वारा एक अन्वय संविधान प्रस्तुत किया गया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। तो इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे संविधान को प्रस्तुत किया गया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। तो संविधान संशोधन की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। संघीय बजट का लगभग 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। तो संघीय बजट का जो लगभग 80% भाग था ऐसा था जिस पर विधानमंडल जो था उसका मताधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना तथा भारतीय संप्रभुता को सीमित रखना। तो इनका जो इस अधिनियम से एक ऐसा उद्देश्य निकला कि ब्रिटिश हितों को बढ़ावा दिया गया और भारतीय संप्रभुता को सीमित रखना इस अधिनियम का लक्ष्य था। तो ब्रिटिश हितों को बढ़ावा बहुत सारा दिया गया और भारतीय संप्रभुता को सीमित ही अधिकार दिए गए और मताधिकार दिए गए, जिससे
भारतीय संप्रभुता का आगे प्रगति नहीं हो पाया। और इससे निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अप्रत्यक्ष रूप से तो परिसंघ व्यवस्था की अवधारणा को निरूपित कर दिया था। ये बिल्कुल ही उसके भिन्न था। परिसंघ व्यवस्था जो करने वाला था ये सरकार, उसके विपरीत ही यहाँ कुछ और ही हुआ और ब्रिटिश हितों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और भारतीय हितों को सीमित ही रखा गया। लेकिन गवर्नर जनरल की भूमिका एवं ब्रिटिश हितों की प्रमुखता के कारण कभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाया। तो जो गवर्नर जनरल थे जिसे केंद्र बिंदु माना गया इस अधिनियम में, उनकी जो भूमिका थी एवं ब्रिटिश हितों की जो प्रमुखता थी, उसके कारण कभी अपने वास्तविक स्वरूप में ये अधिनियम नहीं आ पाया। तो इससे सिर्फ ब्रिटिश हितों को ही बढ़ावा मिला और भारतीयों को सीमित ही रखा गया। तो ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो सारे पसंद आ रहे हैं और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।